सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल गुप्त कालीन मंदिर के अवशेष से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले के विल्सर गांव में गुप्त काल की 15वीं शताब्दी के एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की है। वर्ष 1928 में ASI द्वारा विल्सर को संरक्षित स्थल घोषित किया गया था। खुदाई से प्राप्त 2 स्तंभों पर गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में 5वीं शताब्दी ईस्वी की शंख लिपि में एक शिलालेख है। सर्वप्रथम गुप्तों ने संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया जो प्राचीन रॉक कट मंदिरों से अलग थे, जिन्होंने अपने शासन के दौरान अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इसी तरह के शिलालेख वाले अश्व मूर्ति लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में हैं। अश्वमेध यज्ञ वैदिक धर्म के स्रोत परंपरा के बाद एक अश्व की बलि का अनुष्ठान है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक केवल 2 गुप्तकालीन संरचनात्मक मंदिर पाए गए हैं। 10 अवतार मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है और भीतर गांव मंदिर जो कानपुर देहात में स्थित है। बात करते हैं शंख लिपि की। इसे शेल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है जो उत्तर मध्य भारत में शिलालेखों में पाई जाती है और 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की कालावधि से संबंधित है। शंख लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों ही शैलीबद्ध लिपियां हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से नाम तथा हस्ताक्षर के लिए किया जाता है। शिलालेखों में वर्णों की एक छोटी संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि शैल शिलालेख नाम या शुभ प्रतीक या दोनों का संयोजन है। इसकी खोज वर्ष 1836 में अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने उत्तराखंड के बाराहाट में पीतल के त्रिशूल पर की थी। शैल शिलालेखों के साथ प्रमुख स्थल मुंडेश्वरी मंदिर जो बिहार में है, उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश, मानसर महाराष्ट्र और गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ गुफा स्थल हैं। इस तरह के शिलालेख इंडोनेशिया के जावा और बोर्नियो में भी पाए गए हैं। बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उनका शासनकाल 414 से 455 ईस्वी के मध्य था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिसकी पुष्टि अश्वमेध सिक्कों से हुई। उनके 1395 सिक्कों की खोज से दक्षिण की और उनके विस्तार की पुष्टि होती है। उनकी अवधि को गुप्तों के स्वर्ण युग का हिस्सा माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में कुमारगुप्त प्रथम का शासन पुष्यमित्र के विद्रोह और हुणों के आक्रमण से अस्त व्यस्त हो गया था। पुष्यमित्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना कुमारगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में शासक बना और उसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य 320 और 550 ईस्वी के बीच उत्तरी मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यह अवधि कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म एवं दर्शन में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी में रहा, उन्होंने गुप्त साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया और जल्द ही साम्राज्य के पहले संप्रभु शासक के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। इसी के साथ ही प्रांतीय शक्तियों के 500 वर्षों के प्रभुत्व का अंत हो गया और परिणाम स्वरूप मौर्यों के पतन के साथ शुरू हुई अशांति भी समाप्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप समग्र समृद्धि एवं विकास की अवधि की शुरुआत हुई जो आगामी 2.5 शताब्दियों तक जारी रही, जिसे भारत के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य की मार्शल प्रणाली की दक्षता सर्वविदित थी। इसमें बड़े साम्राज्य को छोटे प्रदेशों यानी प्रांतों में विभाजित किया गया था। ये इनकी शासन व्यवस्था थी। गुप्त साम्राज्य में व्यापार के सोने और चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए जो स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेतक थे। व्यापार और वाणिज्य देश के भीतर और बाहर दोनों जगह विकास हुआ
रेशम, कपास, मसाले, औषधि, अमूल्य रत्न, मोती, कीमती धातु और स्टील का निर्यात समुद्र द्वारा किया जाता था। गुप्त सम्राट स्वयं वैष्णव यानी विष्णु के रूप में सर्वोच्च निर्माता की पूजा करने वाले हिंदू थे। फिर भी उन्होंने बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायियों के प्रति सहिष्णु का प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की साहित्यों के बारे में। इसी काल के दौरान कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी काग्निमित्रम, रघुवंश और कुमार संभवम जैसे महाकाव्यों की रचना की है। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिका की, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। बराहमिहिर द्वारा बृहद संहिता लिखी गई और खगोल विज्ञान एवं ज्योतिषी के क्षेत्रों में भी योगदान किया। प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा, जिसमें ज्यामिति, त्रिकोणमिति और ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं को शामिल किया गया। शंकु द्वारा भूगोल के क्षेत्र में कई ग्रंथों की रचना की गई। अगर बात करें वास्तुकला की तो उस काल की चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बेहतर उदाहरण अजंता, एलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधापुरा और सिगिरिया में देखे जा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।